पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन निगल लिया तारा। C1 नमस्ते भाई लुओ। खंड 2 अध्याय 1 नमस्कार भाई लुओ। जिस दिन लुओ फैंग को रिहा किया गया, दो लोग झो हुआयांग और झांग हाओ बाई एक विदेशी चाय घर के एक कमरे में थे। भाई झो, क्या कुछ गड़बड़ है? आपने मुझे इतनी सुबह यहाँ बुलाया? झांग हाओ बाई ने शांत, धीमी आवाज में कहा। क्या उस चीज का परिणाम हुआ? यदि आपने किया, तो निश्चिंत रहिए भाई झो। पैसे वाले हिस्से में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। झांग हाओ बाई इस बात का इंतजार कर रही थी कि लुओ फैंग के हाथ और पैर टूटे हैं या नहीं। झो हुआयांग उदास चेहरे के साथ वहां बैठा रहा, कुछ भी नहीं कह रहा था। भाई झो, झांग हाओ बाई को लगा कि मूड में कुछ अजीब है और चुपचाप कहा, भाई झो, क्यों, आप कुछ कहते क्यों नहीं? झांग हाओ बाई, कितनी क्रूर है। तुम जीने से थक गए थे और मुझे अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश की। झो हुआयांग ने झांग हाओ बाई की ओर उदासीनता से देखा। क्या, मैंने क्या किया? झांग हाओ बाई का दिमाग खाली था और उसने घबराते हुए कहा, भाई झो, क्या हो रहा है? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। झांग हाओ बाई को पता था कि झो हुआयांग के रवैये और चेहरे के कारण कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। झो हुआयांग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, झांग हाओ बाई, आपने मुझसे लुओ फैंग के पैर और हाथ तोड़ने के लिए कहा था, है ना? हाँ, क्या? झांग हाओ बाई ने सिर हिलाते हुए कहा। हम, क्या? झो हुआयांग ने व्यंग्य करते हुए ठंडे स्वर में कहा, जिस लुओ फैंग से आप निपटना चाहते हैं, वह एक संभावित लड़ाकू है। संभावित सेनानी। झांग हाओ बाई एक पल के लिए पूरी तरह से खाली हो गए। मौन। कमरा बिल्कुल शांत था। झांग हाओ बाई का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बिना बाल हिलाए वहीं बैठा रहा, उसके माथे से लगातार पसीने की बूंदें टपक रही थी। झो हुआयांग चाय पीते समय बिना कुछ कहे ठंडे स्वर में हंसा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? झांग हाओ बाई की ईर्ष्या की भावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गईं। उसके पास जो एकमात्र एहसास बचा था वह था डर। उसका परिवार अमीर था, इसलिए वह संभावित सेनानियों के विशेषाधिकारों के बारे में स्पष्ट था। उसके लिए उसने लोगों को एक संभावित सेनानी के हाथ और पैर तोड़ने के लिए भेजा था। भावी सेनानी जियांग नान शहर सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से जा सकता है और उसे हिरासत में ले सकता है। एक बार जब वह सुरक्षा एजेंसी में प्रवेश करता है, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। नहीं, नहीं। झांग हाओ बाई का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। आप आखिरकार डर गए हैं और अवाक रह गए हैं। झो हुआयांग ने गुस्से में कप को मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, तारानकन 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 तारानकन, अगर यह कूड़े का टुकड़ा वास्तव में मरना चाहता है, तो मुझे अपने साथ नीचे मत खींचो। एक भावी सेनानी, आपने मुझे एक भावी सेनानी के हाथ और पैर तोड़ने के लिए भेजा था। अगर उसने इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसी को दे दी, तो मैं भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। झो हुआयांग ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। भाई झो, मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? झांग हाओ बाई ने कहा, मैं सुरक्षा एजेंसी के कब्जे में नहीं आना चाहता। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? सुरक्षा एजेंसी नियमित नागरिकों के लिए यह एक रहस्यमय लेकिन भयावह जगह है। यदि आप उनके कब्जे में आ गए, तो आपका जीवन व्यवहारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। ओह हाँ, भाई झो, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? झांग हाओ बाई की आंखें चमक उठी। यदि केवल झो हुआयांग को पता था कि झांग हाओ बाई ने उसे ऐसा करने के लिए भेजा है, तो उसे अभी भी कुछ आशा है अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया। तुम क्या बकवास समझ रहे हो कुत्ते? झो हुआयांग ने खड़े होकर झांग हाओ बाई की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, सरकार के लोग मुझसे पूछताछ कर रहे थे और मैं अभी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। झांग हाओ बाई जम गए। दरअसल, अगर झो हुआयांग ने सच नहीं बताया, तो वह भारी मुसीबत में पड़ जाएगा। मैंने केवल आकर तुम्हें ये बताया क्योंकि हम इतने वर्षों से एक साथ हैं। कम से कम आपको पता चल जाएगा कि सुरक्षा एजेंसी द्वारा पकड़े जाने पर क्या हो रहा है। झो हुआयांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप वापस जाएं और अपने पिता के साथ इस पर चर्चा करें। आपके पिता के पास अधिक संपर्क हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके पास आपकी तुलना में इस बारे में कुछ करने की अधिक संभावना होगी। भाई, आपका भाई झो अब यहाँ नहीं रहेगा, मैं आगे जाऊंगा। मैंने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया है, इसलिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहने के बाद झो हुआयांग ने सीधे दरवाजा खोला और बाहर चला गया। कमरे में केवल झांग हाओ बाई ही बची थी। ऐसा कैसे हो सकता है? झांग हाओ बाई कुर्सी पर बैठे और अपना सिर हिलाया, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कैसे, वह एक संभावित सेनानी कैसे हो सकते हैं?
हाई स्कूल परीक्षा से पहले उनकी मुट्ठी की ताकत केवल 800 किलो थी। बस इतने ही दिनों में वो एक भावी सेनानी कैसे बने? नहीं, नहीं, मैं सुरक्षा एजेंसी द्वारा कैद नहीं होना चाहता। पिताजी, पिताजी, मुझे अपने पिता को ढूंढने जाना है। झांग हाओ बाई पीले चेहरे के साथ चाय घर से बाहर निकले और जितनी तेजी से हो सके घर की ओर दौड़े। गुना 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 गुना। घर में झांग हाओ बाई लिविंग रूम के सोफे पर दोनों मुट्ठियां बंद करके बैठे थे और उनका शरीर कांप रहा था। का दरवाजा खोला गया। हाओ बाई, तुमने मुझे इतनी जल्दी किस लिए बुलाया? और तुमने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैं देर से आऊंगा तो तुम मर जाओगे। झांग जीलोंग जल्दी से कंपनी से घर भाग गया। जब उसने अपने बेटे के चेहरे का भाव देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने सोचा, अच्छा नहीं है, ये बच्चा हाओ बाई जरूर किसी बड़ी चीज में फंस गया होगा। पिताजी, मैं मुसीबत में हूँ। झांग हाओ बाई ने अपना सिर उठाया और अपने पिता की ओर देखा। बस ये कुछ सरल शब्द, मैं मुसीबत में हूँ। झांग जीलोंग का दिल ठंडा हो गया। मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? मुझे विशेष रूप से बताएं और कुछ भी न छोड़ें। सब कुछ स्पष्ट रूप से कहो। झांग जीलोंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि वह जानता था कि परेशानी है, फिर भी वह घबराया नहीं। वह भव्य निर्वाण काल तक जीवित रहा, तो उसने पहले किस तरह की चीजें नहीं देखी। झांग हाओ बाई ने गहरी सांस ली। यह ऐसा है, पिछली बार हमारे बगीचे में एक रिमॉडलिंग कंपनी हमारे फर्नीचर को स्थानांतरित करने के लिए आई थी। शुरू से अंत तक झांग हाओ बाई ने कुछ भी नहीं छिपाया और सब कुछ कहा। आपने वास्तव में एक संभावित सेनानी को पीटने की कोशिश की। झांग जीलोंग ने घूर कर देखा। मुझे नहीं पता था। जब झांग हाओ बाई ने अपने पिता को इस तरह घूरते देखा तो वह घबरा गया। अगर मुझे पता होता तो भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो, मैं ऐसा नहीं करता। झांग जीलोंग ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे कॉल करने के लिए अपना सेल फोन निकाला। बीप बीप बीप, यह आवाज झांग जीलोंग के सेल फोन से आई थी। झांग जीलांग नाराज होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या हुआ पिताजी? झांग हाओ बाई ने पूछा। मैंने तुम्हारे चाचा को फोन किया था, लेकिन वह शहर के बाहर राक्षसों का शिकार कर रहा है। झांग जीलोंग सोफे पर बैठ गया। अपने चाचा के वापस बुलाने की प्रतीक्षा करें। शहर के बाहर कोई नहीं जानता कि कोई राक्षस कहाँ छिपा हो सकता है। इसलिए आमतौर पर लोग शहर में लोगों से संपर्क करने से पहले एक सुरक्षित क्षेत्र ढूंढते हैं। एक क्षण बाद, बड़े भाई, क्या गलत है? धीमी आवाज आई। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, इस बार का मामला बड़ा है। आपके भतीजे ने बहुत गड़बड़ कर दी, झांग जीलोंग ने कहा। उसकी आंखें लाल थीं। हाओ बाई ने क्या किया? बड़े भाई, मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। यह आवाज झांग जीलोंग के भाई झांग जीहू से आई थी। यह इस तरह है। झांग जीलोंग ने तुरंत वह सब कुछ दोहराया जो उसके बेटे ने उसे बताया था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद झांग जीहू की आवाज आई। हाओ बाई, ये बच्चा एक संभावित लड़ाकू के साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहा है। वह बहुत साहसी था। ठीक है, अब से हर दिन घर पर रहो हाओ बाई। अब बाहर परेशानी मत पैदा करो और उस लुओ फैंग से संपर्क न करें। ठीक है चाचा। झांग हाओ बाई, जैसे कि वह अपना आखिरी तिनका पकड़ रहा हो, ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम लोग कुछ मत करो। सेल फोन से आवाज आती रही। मेरे घर आने का इंतजार करो। अगर सुरक्षा एजेंसी आकर तुम्हें पकड़ भी ले तो भी कुछ मत करना। मेरे वापस आने का इंतजार करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा वर्तमान मिशन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा अनुमान है कि मुझे वापस आने से पहले 1 से 2 महीने और लगेंगे। ठीक है। झांग हाओ बाई ने सिर हिलाया। आश्वस्त रहें, हाओ बाई। तुम मेरे बड़े भाई की इकलौती संतान हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सेल फोन से आवाज आती रही। बड़े भाई, मेरा कैप्टन मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। याद रखना, कुछ मत करना और मेरे वापस आने का इंतजार मत करना। कॉल समाप्त हो गई। ये केवल अब था कि झांग जीलोंग और झांग हाओ बाई सांस छोड़ सकते थे। गुना 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 गुना। झांग परिवार घबरा रहा था, लेकिन लुओ परिवार खुश था। रात के खाने के बाद लुओ फेंग अपने भाई लुओ हुआ को नीचे लाया और व्हीलचेयर को धकेलते हुए चलने लगा। भाई, हम लगभग 1 दर्जन वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। पिताजी और माँ 20 वर्षों से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। लुओ हुआ ने अपना सिर उठाया और अपार्टमेंट की ओर देखा। अपार्टमेंट खचाखच भरा हुआ था और उसमें बहुत कम वनस्पति थी। इस जगह को छोड़ने और मिंगयू क्षेत्र में जाने के बाद मैं बाहर आना चाहता हूँ और अकेले घूमना चाहता हूँ।
विकलांग लुओ हुआ के लिए हर दिन सीढ़ियां चढ़ना और उतरना अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। ठीक है, लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और व्हीलचेयर को धक्का दिया। हुआ, हम अंततः सूर्य के संपर्क में आएंगे, हम अंततः उस छोटे से कमरे से बाहर निकल सकते हैं। और अंततः माँ और पिताजी को सोफे पर सोना नहीं पड़ेगा। लुओ हुआ ने सिर हिलाया। वे इस दिन की बहुत लंबे समय से कामना कर रहे थे। कोई आ रहा है। लुओ हुआ ने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा। चश्मा पहने एक युवा किशोर वहां से गुजरते हुए मुस्कुराया। वह पहले विकलांग लुओ हुआ की ओर मुस्कुराया और फिर लुओ फैंग की ओर देखा। भाई लुओ, ठीक है। आप। लुओ फैंग ने उसे संदेह से देखा। किशोर लड़का मुस्कुराया। हेलो भाई लुओ, मेरा नाम झो हुआ यांग है। क्या भाई लुओ के पास हमारे लिए जगह ढूंढने और बातचीत करने के लिए कुछ समय है? यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C2 मुआवजा खंड 2 अध्याय 2 मुआवजा। झो हुआ यांग। लुओ फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो यह वही था। जेल के सैन्य अधिकारी ने कहा कि झांग हाओ बाई ने झो हुआ यांग को हमले का आयोजन करने के लिए कहा। आप झो हुआ यांग हैं? लुओ फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। झो हुआ यांग के रोंगटे खड़े हो गए। वह लुओ फैंग की नजर से घबरा गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह घबरा न सके। यदि लुओ फैंग वास्तव में उससे निपटना चाहता तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। झो हुआ यांग ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। हाँ, वह मैं हूँ। भाई लुओ, क्या हमें बातचीत करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए? ये ठीक है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। मुझे भी आपसे कुछ बातें कहनी हैं। गुना 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 गुना। दक्षिणी तट क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर एक यांग झो स्पा होटल था। ये जगह काफी महंगी है, यहाँ तक कि एक छोटे सूट की कीमत भी कम से कम $1000 है। लुओ फैंग ने इस जगह के बारे में सुना है, लेकिन वास्तव में उन्होंने खुद कभी इसमें प्रवेश नहीं किया है। और इस बार वह अपने भाई और झो हुआ यांग को लेकर आए। यांग झो स्पा होटल स्नान करने, अपने पैर धोने और पूरे क्षेत्र में मनोरंजन का आनंद लेने का स्थान था। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अगर कुछ भी सामने आया तो मैं आपको फोन करूंगा। झो हुआ यांग ने स्पा होटल के एक विशेष कमरे में ऑर्डर दिया। हाँ श्रीमान, वेटर चला गया। इस सूट में 3 कमरे थे। एक बाथरूम जो विशेष रूप से स्नान के लिए डिजाइन किया गया था, एक विश्राम कक्ष जहां आप चाय पी सकते हैं और मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, और एक मनोरंजन कक्ष जहां आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं और गा सकते हैं। हुआ, बस इस कमरे में खेलो। मैं झो हुआ यांग के साथ कुछ चीजों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। लुओ फैंग मुस्कुराए। जाओ भाई। लुओ हुआ ने अपनी व्हीलचेयर को कंप्यूटर के सामने ले जाया और थोड़ा उत्साहित हुआ। वाह, आवाज पहचान प्रणाली के साथ 46 इंच की फ्लैट स्क्रीन। बहुत बढ़िया। लुओ फैंग भी आश्चर्यचकित था। घर पर उसका लैपटॉप सबसे खराब प्रकारों में से एक था। नियंत्रण अभी भी हाथ से किया जाता था। हालांकि ये सस्ता था, एक के लिए बस कुछ $100। अब वस्तुतः सभी लैपटॉप आवाज द्वारा नियंत्रित होते हैं, और उच्चतम गुणवत्ता वाले लैपटॉप में त्रिआयामी होलोग्राम प्रक्षेपण प्रणाली भी होती है। बेशक, होलोग्राम प्रोजेक्ट करने में सक्षम एक उपकरण के लिए यह बेहद महंगा होगा। इस पौराणिक उपकरण के लिए यहाँ तक कि एक अमीर परिवार भी इसे खरीदने से तंग आ सकता है। कंप्यूटर के सामने बैठकर लुओ हुआ ध्वनि पहचान प्रणाली का उपयोग करने के लिए उत्साहित था। और लुओ फैंग और झो हुआ यांग विश्राम कक्ष में प्रवेश कर गए। कि एक दरवाजा बंद था और लुओ फैंग और झो हुआ यांग एक दूसरे के सामने बैठे थे। भाई लुओ, कुछ चाय लीजिए। झो हुआ यांग ने चायदानी उठाए और जैसे ही उसने लुओ फैंग के कप में चाय डाली, उसने शर्म से देखते हुए कहा, भाई लुओ, मैं भाई लुओ से माफी मांगने के लिए यहाँ आया था। इस बार की घटना के लिए। ओह, सच कहूँ तो मुझे बहुत खेद है और मुझे इसका बहुत अफसोस है। लुओ फैंग ने चुपचाप सुनते हुए अपना कप पकड़ लिया। झो हुआ यांग, समाज में इस प्रकार के बहुत से लोग हैं। वे पैसे के बदले में दूसरों के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, झो हुआ यांग ने भी अपना काम पैसे के लिए किया। उसे लुओ फैंग के प्रति बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी। लुओ फैंग झो हुआ यांग के प्रति उतना पागल नहीं था। लुओ फैंग वास्तव में झांग हाओ बाई से नफरत करता था। भले ही उस झांग हाओ बाई ने मुझसे निपटने के लिए झो हुआ यांग को नहीं ढूंढा, उसने किसी और को ढूंढ लिया होगा। लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा, ये झो हुआ यांग सिर्फ एक बिचौलिया है। हालांकि चूंकि वह मुझे ढूंढने आया था, मैं भी शायद इसे देख पाऊंगा।
झो हुआयांग ने देखा कि लुओ फैंग कैसे चुप था और बात करना जारी रखा। जब मैंने भाई लुओ के खिलाफ हमले का आयोजन किया तो मुझे उन परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सब झांग हाओ बाई के कारण था। मैंने यह मूर्खतापूर्ण कार्य किया। मुझे आशा है कि भाई लुओ उदार हो सकते हैं और मुझ पर दया कर सकते हैं। दया, लुओ फैंग ने व्यंग्य किया। यह मेरी ओर से बस एक छोटा सा उपहार है। मुझे आशा है कि भाई लुओ इसे स्वीकार कर सकते हैं। झो हुआयांग ने एक लिफाफा निकाला और उसे मेज के पार लुओ फैंग की ओर धकेल दिया। यह एक चेक है जिस पर भाई लुओ का नाम लिखा है। ये पैसा केवल भाई लुओ ही निकाल सकता है। आप किसी भी बैंक से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लुओ फैंग ने लिफाफा खोला और अंदर वास्तव में एक चेक था। 10 दिन की समाप्ति तिथि थी और उस पर उसका नाम था। यहाँ तक कि उस पर लुओ फैंग का पहचान नंबर भी था। बेशक, इसका सबसे आकर्षक हिस्सा वह एक पंक्ति थी। 10 लाख। 10 लाख। लुओ फैंग थोड़ा चौंका, क्योंकि यह बहुत बड़ी रकम थी। लुओ फैंग ने कभी भी $1 लाख से अधिक की बचत नहीं की है। अब जब चीनी डॉलर का मूल्य अधिक हो गया है, तो सीईओ के लिए भी 1 मिलियन बहुत अधिक है। मुझे उम्मीद है कि भाई लुओ मुझे माफ कर सकते हैं और इस चीज को जाने देंगे, झो हुआयांग ने विनती की। 10 लाख। लुओ फैंग के परिवार के पास पहले कभी इतना पैसा नहीं था। इसे स्वीकार न करना बर्बादी होगी। मैं जानता हूं कि आप एक बिचौलिया हैं, इसलिए मैं आपके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं पैसे स्वीकार करूंगा। लुओ फैंग ने सिर हिलाया और झो हुआयांग ने हल्की सी सांस छोड़ी। हालांकि चेक से पैसा प्राप्त करना थोड़ा परेशानी भरा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? अभी इंटरनेट पर जाएं और इसे मेरे खाते में स्थानांतरित करें, लुओ फैंग ने कहा। जरूर। झो हुआयांग सीधा था। लुओ फैंग ने सिर हिलाया और मेज के किनारे एक पेन से अपना बैंक खाता और बैंक का पता लिखा। यह मेरा खाता है और पता यहाँ है। खाता बनाने वाला व्यक्ति मैं हूँ। ठीक है। झो हुआयांग ने लिफाफा वापस ले लिया और अपना सेल फोन निकाला। सेल फोन के माध्यम से वह तुरंत ऑनलाइन हो गया और बैंक प्रणाली में प्रवेश कर गया। इसके तुरंत बाद स्थानांतरण सफल रहा। लुओ फैंग ने महसूस किया कि उसका फोन उसकी जेब में कंपन कर रहा है और उसने उसे खोल दिया। उसने एक टेक्स्ट संदेश देखा जो एक बैंक अधिसूचना थी जिसमें बताया गया था कि उसका शेष $1 मिलियन बढ़ गया है। क्या ये सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गया? झो हुआयांग मुस्कुराया। हाँ, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। झो हुआयांग मुस्कुराया। भाई लुओ के साथ काम करना बहुत सरल और अच्छा है। इस यांगझोउ शहर में अगर भाई लुओ को कभी कोई कठिनाई हो तो बेझिझक मुझे ढूंढ लें। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। बेशक, भाई लुओ जल्द ही एक लड़ाकू बन जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं जानते। अगर कुछ घटित होता है तो इसके बजाय अगर हम उससे निपटे तो यह आसान हो सकता है। करूंगा। अगर कुछ सामने आया तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। लुओ फैंग उठ खड़ा हुआ। झो हुआयांग भी तुरंत खड़ा हो गया और उन दोनों ने हाथ मिलाया। फिर मैं पहले जाऊंगा, झो हुआयांग मुस्कुराया। मैंने पहले ही इस स्वीट का बिल चुका दिया है, इसलिए भाई लुओ अगली सुबह तक खेल सकता है। झो हुआयांग ने भी लुओ फैंग के भाई लुओ हुआ का अभिवादन किया और फिर स्वीट छोड़ दिया। स्वीट के मनोरंजन कक्ष में। भाई, वह आदमी तुमसे क्या चाहता था? लुओ हुआ ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वह काफी उदार है। वो हमें पैसे देने आया था। लुओ फैंग हंसे। पैसे दे दो। लुओ हुआ हैरान था। लुओ फैंग ने जेल में हुई किसी भी घटना के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे चिंतित हों। लुओ फैंग ने सोचा, चूंकि उसने पहले ही एक लड़ाकू का रास्ता शुरू कर दिया है, ये रास्ता परीक्षणों, खतरों और कठिनाइयों से भरा होगा, इसलिए उन्हें न बताना बेहतर होगा। हाँ, ओह, लुओ फैंग हंसे। आपका स्टॉक कैसा चल रहा है? चूंकि लुओ हुआ आमतौर पर घर पर ही रहता है, इसलिए उसकी अर्थशास्त्र में, विशेषकर स्टॉक में, बहुत रुचि थी। युवा होने के कारण उसे कम न आंके, वह पहले से ही 3 साल से ऐसा कर रहा है। पहले साल मैंने ज्यादा कमाई नहीं की, लेकिन दूसरे साल मैंने काफी कमाई की। मैंने अपना मूलधन 4 गुना कर दिया, इसलिए मैंने शायद $20,000 कमाए, लुओ हुआ ने कहा। बहुत ज्यादा। लुओ फैंग हैरान था। $20,000 लुओ फैंग को झटका नहीं दे सके, लेकिन जिस चीज ने उन्हें चौंका दिया वह उनके छोटे भाई की पैसा बनाने की दक्षता थी। चौगुन। यह एक अद्भुत दर है। ये कुछ खास नहीं है, लुओ हुआ ने हंसते हुए कहा। जब आप स्टॉक के साथ खेल रहे होते हैं, तो आप पहले मनोवैज्ञानिक रूप से खेलते हैं और फिर गणितीय रूप से खेलते हैं। जब तक आप अपनी स्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं और सही जगह से खरीदारी करते हैं। पर्दे के पीछे के लोगों को नियंत्रित करना आसान है।
बात बस इतनी है कि कभी कभी शेयर बाजार गिर जाता है, जो मनोवैज्ञानिक कारक को प्रभावित करता है। आमतौर पर लोग डर जाते हैं और पहले साल में ज्यादा पैसा नहीं कमाने पर नौकरी छोड़ देते हैं। सुनते समय लुओ फैंग का दिमाग खाली था। मेरा ये पैसा कमाना ज्यादा नहीं है। सच्चे पेशेवर शायद अनुबंधों का उपयोग करके मुझसे लगभग 10-20 गुना अधिक कमा सकते हैं। बेशक ऐसा करने में बहुत बड़ा जोखिम है, और अगर कुछ गलत हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लुओ हुआ ने ऐसा कहते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि लुओ फैंग को ये समझ नहीं आया। उन्हें एक बात समझ में आई, स्टॉक चक्रवृद्धि ब्याज पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उनके भाई को कुछ हजार को 20,000 बनाने में 3 साल लग गए। यदि उन्होंने 1 मिलियन से शुरुआत की होती तो वह इसे 4 मिलियन में बदल सकते थे। यदि उसके पास 4 मिलियन होते तो ये 16 मिलियन में बदल सकता था। जैसे जैसे पैसा अपने आप बढ़ता जाता है, यह अनुपात से बाहर होने लगता है। हुआ, मैं तुम्हें 5 लाख बाद में दूंगा, लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा। काम करते रहो। 5 लाख। लुओ हुआ की आंखें चमक उठी। इस समय शेयर गिर रहे हैं, इसलिए मैं भारी मुनाफा कमाने में सक्षम हो सकता हूँ। इतने सालों तक अपने भाई के साथ रहने के बाद उसे बहुत समय पहले पता चला। लुओ हुआ हमेशा शेयर बाजार की कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहा था। उनके पड़ोसी चाचा वांग हमेशा इसके बढ़ने की उम्मीद करते थे। उनके भाई ने पैसे कमाने की कोशिश की, जबकि चाचा वांग ने पैसे वापस करने की कोशिश की। पेशेवर हमेशा शेयरों में गिरावट की उम्मीद करते हैं। लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा। अरे हाँ भाई, तुम्हें वह पैसे कहाँ से मिले? लुओ हुआ से पूछा। अभी उस झो हुआ यांग आदमी से, लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा। आप इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। फाइटर बनने के बाद मेरे पास कमाने के लिए ढेर सारा पैसा होगा। एक नियमित लड़ाकू इतना नहीं कमा पाता, लेकिन लुओ फैंग को अपनी ताकत के बारे में पता था। बस वह टेलीकिनेसिस ट्रिक पहले से ही एक भारी मशीन गन से बेहतर है। गोलियां एक सीधी रेखा में उड़ती हैं, जबकि लुओ फैंग की वस्तुएं इच्छानुसार दिशा बदल सकती हैं। 1 अगस्त को अपनी फाइटर कॉम्बैट परीक्षा पास करने के बाद मैं अपना फाइटर करियर शुरू करूंगा। लुओ फैंग ने अपने दाहिने हाथ से चाय का कप उठाया, लेकिन गलती से वह टूट गया। चाय पूरे फर्श पर फैल गई। लुओ हुआ, जो उसके बगल में था, आश्चर्यचकित था। भाई, क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। हालांकि उन्होंने मन ही मन सोचा, जेल में अपनी आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने के बाद मेरी शक्ति में भारी वृद्धि हुई। मेरी शक्ति जागृत होने के बाद मेरी शक्ति और भी बढ़ गई। अभी मेरी शक्ति और गति पहले से कहीं अधिक है। हालांकि इतनी तेज वृद्धि इतनी अच्छी बात भी नहीं है। मैं अपनी शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। गलती से चाय का कप कुचल जाना दर्शाता है कि उसका अपनी शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। मैं कल सुबह डोजो ऑफ लिमिट्स में जाऊंगा। आज से शुरू करके 1 अगस्त तक, जिसमें मुझे लगभग 20 दिन का समय मिलता है, मैं गंभीरता से प्रशिक्षण लूंगा। मैं प्रशिक्षण लूंगा और अपनी गति और शक्ति पर नियंत्रण हासिल करूंगा ताकि मैं अपनी ताकत को और अधिक बाहर ला सकूं, लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C3 भूत ब्लेड खंड 2 अध्याय 3 भूत ब्लेड। दूसरे दिन सुबह 5 बजे, जबकि अभी भी सुबह थी, लुओ फैंग पहले से ही डोजो ऑफ लिमिट्स की ओर दौड़ रहा था। चूंकि उन्हें अभी भी अपना संभावित लड़ाकू प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने डोजो में प्रवेश करने के लिए अपनी पुरानी डोजो एलीट सदस्य पहचान का उपयोग किया। भाई, सुप्रभात भाई। सीमा के डोजो के अंदर कई सदस्य पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे थे। लुओ फैंग थोड़ा मुस्कुराए और सिर हिलाया, और फिर विशिष्ट सदस्य के भवन की ओर तेजी से बढ़ गए। चूंकि उसके पास अभी तक अपना संभावित लड़ाकू प्रमाण पत्र नहीं है, वह केवल 3री मंजिल तक ही जा सकता है, विशिष्ट सदस्य प्रशिक्षण हॉल। उन्हें 4थी मंजिल पर जाने का कोई अधिकार नहीं था, जो प्रशिक्षक का क्षेत्र है। हाँ, ट्रेनिंग हॉल से आवाज आई। लुओ फैंग ने अंदर देखा और एक सफेद वस्त्र पहने किशोर को लोहे के भाले के चारों ओर झूलते देखा। भाई टाई, लुओ फैंग ने जोर से पुकारा, अभ्यास के लिए इतनी सुबह आ रहे हो? कितना दुर्लभ। टीएल नोट, टाई का अर्थ है लोहा। पागल। सफेद वस्त्र पहने किशोर रुका और खुशी के चेहरे के साथ लुओ फैंग की ओर देखा। तुम यहाँ कैसे आए? हाँ, और ठीक है, मुझे संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पागलों को बधाई देनी चाहिए। आप उसे कैसे जानते हैं? लुओ फैंग आश्चर्यचकित था।
कम ही लोगों को इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने भावी सेनानी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कल रात हमारे शिक्षक ने हमें बताया जब वह पढ़ा रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि आप और भाई यांग भावी लड़ाकू परीक्षा में सफल हो गए हैं। सफेद वस्त्र पहने किशोर ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। आप दोनों कैसे उत्तीर्ण हुए ये देखकर मेरे पास निश्चित रूप से आराम करने का समय नहीं है, इसलिए मैं अभ्यास के लिए सुबह सुबह यहाँ आ गया। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। तो ये शिक्षक ही थे जिन्होंने उन्हें बताया। हालांकि सीमा के डोजो में लगभग 30,000 सदस्य थे, शिक्षक केवल 6 थे और प्रशिक्षक केवल एक ही था। जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो वे आमतौर पर इसे विशाल प्रशिक्षण हॉल में करते हैं जहां एक ही समय में हजारों सदस्य भाग ले सकते हैं। बेशक संभ्रांत सदस्यों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरे डोजो में उनमें से केवल कुछ ही थे। पागल, तू पहले ही परीक्षा पास कर चुका है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ किस लिए आए हो? सफेद वस्त्रधारी किशोर हंसा। 1 अगस्त, लड़ाकू युद्ध परीक्षा। मुझे खुद को तैयार करने की जरूरत है। लुओ फैंग हंसे और प्रशिक्षण हॉल के किनारे हथियार कक्ष की ओर चले गए, जो खुला था। हथियार कक्ष में प्रवेश करने के बाद अलमारियों पर हथियारों का एक बड़ा वर्गीकरण था। ब्लेड, भाले, छड़े, कुल्हाड़ी, तलवारें, बाइक इत्यादि। हथियारों की प्रत्येक श्रेणी में और भी छोटे विभाजन थे। उदाहरण के लिए, चाकुओं में 1 हाथ वाले चाकू और 2 हाथ वाले चाकू होते थे, और 1 हाथ वाले चाकुओं में और भी अधिक विभाजन होते थे। द घोस्ट सीरीज। लुओ फैंग ने एक कैबिनेट खोली जहां बड़ी मात्रा में समान ब्लेड रखे हुए थे। बेशक ये ब्लेड प्रतिलिपि थे, इसलिए उनका मॉडल, वजन और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिल्कुल असली ब्लेड जैसा ही था। केवल सामग्री की गुणवत्ता में अंतर था। एक असली ब्लेड जो राक्षसों को मार सकता है, उसकी कीमत संभवतः हजारों के आसपास है, जबकि इन प्रतियों की कीमत केवल कुछ 100 है, इसलिए वे काफी सस्ते हैं। लुओ फैंग ने एक विशेष ब्लेड निकाला, एक दूसरी श्रृंखला का भूत ब्लेड। ब्लेड 78 सेमी लंबा था और पूरी चीज 101 सेमी लंबी थी। ये 5.2 सेमी चौड़ा था और ब्लेड का पिछला भाग मोटा था। ब्लेड की नोक तेज थी और वार करने के लिए उपयुक्त थी। लुओ फैंग ने 2 बार झुलाया और भौहें चढ़ाई। मैं इस ब्लेड का उपयोग इतने लंबे समय से कर रहा हूँ। हालांकि ये बहुत हल्का लगता है। जिस ब्लेड से वह झूलता था वह अब भारहीन हो गया था। मुझे अपनी शक्ति में वृद्धि के अनुरूप एक भारी ब्लेड की आवश्यकता है। लुओ फैंग ने दूसरी श्रृंखला का एक और घोस्ट ब्लेड उठाया और उसे चारों ओर घुमाया। नहीं, अभी भी बहुत हल्का है। ये पर्याप्त भारी नहीं है। हल्का, बहुत हल्का। लुओ फैंग ने दूसरी श्रृंखला का सबसे भारी भूत ब्लेड उठाया और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मेरी ताकत वास्तव में बहुत अधिक बढ़ गई है। मुझे इस विशिष्ट सदस्य के हथियार कक्ष में कोई ब्लेड नहीं मिला जो मेरे लिए उपयुक्त हो। लुओ फैंग केवल तीसरी मंजिल को छोड़कर चौथी मंजिल पर जा सका। चौथी मंजिल वह जगह है जहां शिक्षक और प्रशिक्षक अक्सर जाते हैं। लुओ फैंग को पता था कि वहां एक प्रशिक्षण हॉल और हथियार कक्ष भी था। संभावित सेनानियों को भी प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा संभावित लड़ाकू प्रमाण पत्र नहीं है। निश्चित नहीं हूं कि मुझे यहाँ रहने की अनुमति है या नहीं। सीढ़ी के किनारे एक छोटे से कमरे में एक अनुभवी व्यक्ति ड्यूटी पर था। आप क्या कर रहे हैं? ये जगह छात्रों के लिए नहीं है। ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और अचानक आश्चर्य का चेहरा बनाकर हंसा। ओह, ये लुओ फैंग है। मैंने प्रशिक्षक जियांग से सुना कि आपने संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। हाँ, अंदर आओ। धन्यवाद अंकल ली। लुओ फैंग ने राहत की सांस ली। यदि यह चाचा ली सख्त होते और लुओ फैंग को अपना संभावित लड़ाकू प्रमाण पत्र दिखाने के लिए मजबूर करते, तो लुओ फैंग अंदर नहीं जा पाते। कानून के दृष्टिकोण से लुओ फैंग अभी भी एक संभावित लड़ाकू नहीं है। चौथी मंजिल के प्रशिक्षण हॉल में उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों और उपकरणों के साथ साथ ढेर सारी सजावट थी। इस समय प्रशिक्षण हॉल में केवल लुओ फैंग था। क्या बर्बादी है, सचमुच बर्बादी है। लुओ फैंग अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका और उसने आह भरते हुए कहा, इस डोजो में केवल 6 शिक्षक हैं। जब वे पढ़ाते हैं तो उसके अलावा वे आमतौर पर लिमिट हॉल में प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ इतनी अच्छी जगह है, लेकिन ये लगभग हमेशा खाली रहती है। लुओ फैंग ने हथियार कक्ष में प्रवेश करते ही अपना सिर हिलाया। यहाँ के हथियार भी नकल थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से तीसरी मंजिल पर मौजूद हथियारों की तुलना में बहुत बेहतर थे। दूसरी श्रृंखला भूत ब्लेड। ये ब्लेड बहुत भारी हैं। लुओ फैंग ने एक उठाया और उसे चारों ओर घुमाया और फिर दूसरा उठाया। 5 कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। उन्होंने लेबल को देखा और देखा कि इसका वजन -101 किलोग्राम था।
क्या 101 किलो? यहाँ तक कि लुओ फैंग भी चौंक गया। इतने भारी ब्लेड को नियंत्रित करना मेरे लिए इतना आसान लगता है। गोस्ट ब्लेड एक प्रकार के ब्लेड थे जो गति पर निर्भर करते थे, इसलिए वे आमतौर पर हल्के होते थे। 101 किलोग्राम वजन की आवश्यकता के लिए उसकी ताकत वास्तव में कितनी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की फिटनेस में वास्तव में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। मैं बाद में अपनी मुट्ठी की ताकत और गति की जांच करूंगा। लुओ फेंग थोड़ा उत्साहित था। अब मैं बुनियादी अभ्यास करूंगा। एक उपयुक्त ब्लेड का चयन करने के बाद उन्होंने एक हेक्सागोनल ढाल चुनी। अल्पविराम अल्पविराम। प्रशिक्षण हॉल में लुओ फेंग के बाएं हाथ ने ढाल का इस्तेमाल किया, जबकि उनके दाहिने हाथ ने भूत के ब्लेड का इस्तेमाल किया। वह हाँ, लुओ फैंग ब्लेड चलाने की सबसे बुनियादी बातों का अभ्यास कर रहा था। क्षैतिज कट, ऊपर की ओर कट, झूलना, तेजी से कट। उनमें से प्रत्येक बेहद सटीक था। जब भी लुओ फैंग ने अपना ब्लेड घुमाया, उसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वह इसी तरह अभ्यास करते रहे और खुद में सुधार किया। मेरी शक्ति अब बहुत अधिक है, इसलिए मैं अपनी झूलती शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। लुओ फैंग अपनी समस्याओं को जानता था। मेरी ताकत महान है, लेकिन मुझे इसका उपयोग करने में सक्षम होना होगा। लुओ फेंग स्पष्ट था। भले ही आपका फिटनेस स्तर आपके प्रतिद्वंद्वी से अधिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कौशल है। कुछ लोग अपनी शक्ति का केवल 30% ही व्यक्त कर पाते हैं। कुछ लोग 50%, 60%, 70% और यहाँ तक कि 100% भी व्यक्त कर सकते हैं। कुछ ग्रैंडमास्टर वर्ग के ब्लेडमैन अपने से 10 गुना अधिक शक्तिशाली प्राणी को मारने के लिए थोड़ी मात्रा में शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये कौशल और अनुभव का महत्व है। बिल्कुल, यदि शरीर की फिटनेस के स्तर में बहुत अधिक अंतर है, तो कौशल भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। सीधे शब्दों में कहें तो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने शरीर की पूरी शक्ति बाहर लाने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। गुना 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 गुना। प्रशिक्षक ऑन ड्यूटी अंकल ली ने चौथी मंजिल पर जोर से अभिवादन किया। अंदर कौन है? प्रशिक्षक जियांग नियान ने पूछा। उन्होंने प्रशिक्षण हॉल से बहुत सी धीमी आवाजें सुनी, जो एक ब्लेड की आवाजें थी जो अपनी अविश्वसनीय गति के कारण हवा में झटके पैदा कर रही थी। केवल ध्वनि ही यह जानने के लिए काफी है कि इसे चलाने वाला व्यक्ति एक लड़ाकू है। ये लुओ फैंग है, चाचा ली हंसे। लुओ फैंग। प्रशिक्षक जियांग नियान हंसे और प्रशिक्षण हॉल की ओर चल दिए। जैसे ही वह प्रशिक्षण हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, उसने लुओ फैंग की गतिविधियों को देखा, जो कि मूल गतिविधियों के अनुसार थी। कभी कभी वह आगे की ओर कट जाता था, अचानक आगे की ओर भाग जाता था, चकमा देता था, पीछे हट जाता था, आदि। सभी गतिविधियां बहुत सहज और जुड़ी हुई थी। क्या ठोस आधार है। प्रशिक्षक जियांग नियान अपने सिर हिलाने और मन ही मन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। केवल बुनियादी बातों में महारत हासिल करके ही आप बेहतर हो सकते हैं। कोई स्पष्ट कमजोर बिंदु नहीं है। बढ़िया। उसने जितना अधिक देखा उतना अधिक प्रसन्न होता गया। प्रशिक्षक लुओ फैंग मुड़ा और उसे एहसास हुआ कि प्रशिक्षक जियांग नियान वहां था और रुक गया। प्रशिक्षक जियांग नियान हंसे और अंदर चले गए। लुओ फैंग, अच्छा कौशल। आप बचपन से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं? हाँ, डोजो में दाखिला लेने से पहले मैं घर पर अकेले अभ्यास करता था। लुओ फैंग हंसे। प्रशिक्षक जियांग नियान ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक थम गई जब उसने भूत ब्लेड लुओ फैंग को पकड़ा हुआ देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और विशाल हो गईं। प्रशिक्षक 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 की अभिव्यक्ति से लुओ फैंग चौंक गया। आप प्रशिक्षक जियांग नियान ने लुओ फैंग को आश्चर्य से देखा। आप सिर्फ 101 किलो का भूत ब्लेड घुमा रहे थे? हाँ। लुओ फैंग जम गया था। प्रशिक्षक जियांग नियान ने अपना सिर हिलाया। असंभव, असंभव। कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रशिक्षक जियांग नियान की आंखें चमक उठी और उसने लुओ फैंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई गहना हो। लुओ फैंग, जल्दी करो और वहां उस मुट्ठी शक्ति परीक्षक मशीन पर जाओ और मुझे परिणाम दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अब कितने मजबूत हो। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C4 उत्साही जियांग नियान। खंड 2 अध्याय 4 उत्साही जियांग नियान। संभावित लड़ाकू परीक्षा के दौरान उनकी मुट्ठी की ताकत लगभग 1100 किलोग्राम थी। केवल इन कुछ दिनों में वह उस बिंदु तक बढ़ने में सक्षम हो गया जहां वह आसानी से 101 किलो का भूत ब्लेड चला सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी ताकत बस 2 गुना बढ़ जाएगी? प्रशिक्षक जियांग नियान ने गहरी सांस ली।
जब से वह डोजो प्रशिक्षक बने, जियांग नियान का डोजो योगदान कम होता जा रहा था। डोजो ऑफ लिमिट्स के सभी लड़ाके डोजो योगदान को अत्यधिक महत्व देते हैं। योगदान जुटाने का सबसे तेज तरीका राक्षसों को मारना है। हालांकि जियांग नियान ने लंबे समय से शिकार नहीं किया है। अगर मैं सही हूं, तो लुओ फेंग ने अधिकांश सेनानियों की तुलना में आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण की तकनीकों को तेजी से समझ लिया होगा। जियांग नियान ने सोचा, शायद मुझे यहाँ कुछ लोगों को भेजने के लिए मुख्यालय प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अगर मैं लुओ फेंग की सिफारिश कर सकूं, तो न केवल मैं अधिक डोजो योगदान प्राप्त कर पाऊंगा, बल्कि मुझे अन्य प्रशिक्षकों के सामने दिखाने के लिए एक चेहरा भी मिलेगा। जियांग नियान उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। लुओ फेंग, मुझे अपना सबसे मजबूत मुक्का मारो, जियांग नियान को आदेश दिया। हाँ, प्रशिक्षक। लुओ फेंग मुट्ठी की शक्ति परीक्षक मशीन के सामने खड़ा हो गया और उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, हालांकि मेरी शारीरिक शक्ति मेरी आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है। लुओ फेंग ने किसी भी ताकत को छुपाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने अपनी सांस को समायोजित किया और ड्रैगन की तरह आगे बढ़ गया। हॉन्ग, मुक्का मशीन पर मिसाइल की तरह गिरा, जो प्रतिक्रिया में हिंसक रूप से हिल गया। डीआई, कितना? जियांग नियान तुरंत दौड़कर आया और मशीन के डिस्प्ले को देखा। लुओ फेंग ने भी प्रदर्शन को देखा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह अभी कितना मजबूत था। मशीन ने एक स्पष्ट संख्या प्रदर्शित की, 3109 किग्रा। 3109 किलो। जियांग नियान ने एक गहरी सांस ली और लुओ फेंग की ओर ऐसे मुड़ा जैसे वह कोई राक्षस हो। लुओ फेंग भी इस संख्या पर आश्चर्यचकित थे, उनकी ताकत इतनी बढ़ गई। संभावित फाइटर परीक्षा के दौरान मेरा वजन लगभग 1100 किलोग्राम था। जब मैंने अपना आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण किया तो मेरी ताकत सबसे तेजी से बढ़ी, इसलिए यह संभवतः लगभग 1500 से 1800 किलोग्राम तक बढ़ गई। मेरे जागने के बाद मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया और 3109 किलोग्राम तक पहुंच गया। जब से वह जागा, लुओ फेंग अपने शरीर में बदलाव महसूस कर सकता था, लेकिन उसके पास इसे व्यक्त करने के लिए कोई स्पष्ट संख्या नहीं थी। लुओ फेंग, आप अपने आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण में सफल हुए? जियांग नियान ने पूछा। हाँ, संभावित लड़ाकू परीक्षा के बाद आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण में मेरा पहला प्रयास सफल रहा, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। जियांग नियान ताली बजाने और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, आखिरकार मेरे ZN क्षेत्र के डोजो से एक सचमुच प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला है। आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण में पहली बार शामिल होने के साथ ही उनकी ताकत 1100 किलोग्राम से 3100 किलोग्राम हो गई। उसकी ताकत इतनी ऊपर जाने के लिए संभवतः पूरे जियांगनान शहर में इस तरह की अधिकतम 1 या 2 प्रतिभाएं हैं। जब आप पहली बार आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण शुरू करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव होता है। चूंकि आपके शरीर ने पहले कभी इस तरह की कोई चीज अवशोषित नहीं की है, ये दर्जनों वर्षों से भूख है, तो पहली बार जब आप ऐसा करते हैं, तो परिणाम सबसे चौंकाने वाले होते हैं। दूसरी बार से शुरू होकर परिवर्तन छोटे हैं। आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए वर्षों वर्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण का ये पहला समय किसी के फिटनेस स्तर को भी दर्शाता है। कुछ लोगों की ताकत 300 किलो तक बढ़ जाती है, जो सामान्य है। औसत से ऊपर लगभग 600 किलोग्राम होगा। कुछ का वजन 1000 किलो तक भी बढ़ जाता है, जिसे पहले से ही विशिष्ट माना जाता था। और लुओ फेंग का वजन 2000 किलोग्राम बढ़ गया। ये सच्ची प्रतिभा है। लुओ फेंग, आओ और अपनी गति का परीक्षण करो। बाद में अपनी प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण करें। जियांग नियान, जैसे कि उसे अभी अभी एक रत्न मिला हो, वह इसकी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हाँ, प्रशिक्षक। लुओ फेंग भी थोड़ा उत्साहित था। परिणाम जल्द ही सामने आ गए। ताकत 3109 किग्रा। गति 58 मीटर प्रति सेकंड। प्रतिक्रिया गति शुरुआती योद्धा पूर्ण अंक, मध्यवर्ती योद्धा उत्कृष्ट। हाँ, मेरे ZN क्षेत्र से भी एक राक्षस निकला था। जियांग नियान ने अंतिम ग्रेड की ओर देखा। लुओ फेंग मन ही मन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। राक्षस स्तर। केवल लुओ फेंग को पता था कि पहली बार आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण करने के बाद उसकी मुट्ठी की ताकत लगभग 600 किलोग्राम बढ़ गई थी। जागने के बाद ही उसकी ताकत इस चौंकाने वाली मात्रा तक बढ़ पाई। हालांकि जियांग नियान ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण ही एक सामान्य लड़ाकू की ताकत में उच्चतम वृद्धि का कारण है। आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों को आपके फाइटर कॉम्बैट परीक्षा समाप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से थंडर डोजो, भूमिगत गिरोह और अन्य परिवारों द्वारा खोजा जाएगा। जियांग नियान ने हंसते हुए कहा, उस समय आपको उनकी उदार स्थितियां आकर्षक लग सकती हैं,
लुओ फैंग को एहसास हुआ, हाँ, अगर जियांगनान शहर की 200 मिलियन की पूरी आबादी में इस तरह के केवल एक या दो राक्षस दिखाई देंगे, तो कौन उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर मैं तुम्हें अभी शामिल होने दूं, तो क्या ये और भी बेहतर नहीं है? प्रशिक्षक जियांग नियान हंसे, बेशक, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे हालात बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। एक सामान्य सेनानी को आमतौर पर एक निजी विला और 1 लाख चीनी डॉलर मिलते हैं। लुओ फैंग, तुम्हें अपना पैसा देखने की जरूरत है। कवच, हथियार, गाइड किताबें और कुछ अन्य विशेष हथियार, शक्तिशाली सेनानियों से सबक के साथ, सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए, हम आपको 20 मिलियन डॉलर के साथ एक निजी विला देंगे। आपको कवच और हथियार और आपकी जरूरत की हर चीज खरीदने की सुविधा देने के लिए। साथ ही, हम डोज ऑफ लिमिट्स आपको एक मुफ्त दाओयिन तकनीक, एक छिपी हुई ब्लेड स्क्रॉल और एक छिपी हुई चपलता स्क्रॉल भी देंगे। जब तक इन तीनों की कीमत 50 मिलियन से कम है, हम इसे आपको मुफ्त में देंगे। यदि यह 50 मिलियन से अधिक है, तो आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लुओ फैंग गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पवित्र, सामान्य सेनानियों को केवल 10 लाख मिलते हैं, जबकि उन्हें लगभग 70 मिलियन मिल रहे हैं। चून की दाओयिन तकनीक, ब्लेड और चपलता गाइड सेनानियों के लिए महत्वपूर्ण थे। लुओ फैंग, वे तीन चीजें 50 मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, यदि आप उन्हें किसी अलग जगह से खरीदते हैं, तो आपको 2 गुना अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। जियांग नियान ने मुस्कुराते हुए कहा, डोजो ऑफ लिमिट के सेनानियों को कुछ स्क्रॉल खरीदने पर छूट मिलती है। बेशक, स्क्रॉल के एक निश्चित स्तर को खरीदने के लिए भी इसी स्तर के डोजो योगदान की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास योगदान नहीं है, तो आपके पास पैसा होने पर भी आपको स्क्रॉल नहीं मिल सकते हैं। निस्संदेह, आपके निःशुल्क उपहारों के लिए कोई डोजो योगदान नहीं मांगा जाएगा। लुओ फैंग को एहसास हुआ कि उसे दी गई शर्तें बेहद असाधारण थीं। प्रतिभाओं के प्रति मेरी डोज ऑफ लिमिट्स की शर्तें सभी समान हैं, जियांग नियान ने मुस्कुराते हुए कहा। डोज ऑफ लिमिट्स में, आप हर जगह से अन्य साथियों की मदद अर्जित कर सकते हैं। और हमारे नेता, सबसे मजबूत सेनानी हॉन्ग, कभी कभी सच्चे अभिजात वर्ग के एक समूह को भी सिखाएंगे। लुओ फैंग काफी समय से इस युग में रह रहे थे, इसलिए वह डोजो ऑफ लिमिट के प्रभाव के बारे में स्पष्ट थे। डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल होना निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प था। ठीक है, प्रशिक्षक, मैं स्वीकार करता हूँ, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, जियांग नियान ने हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से, मुझे आपको तुरंत डोज ऑफ लिमिट्स में शामिल होने देने का अधिकार नहीं है। आपकी प्रतिभा के सेनानियों को स्वीकार करने के लिए आपको परखने के लिए स्वयं मुख्यालय की आवश्यकता होती है। जैसे ही उन्होंने कहा, जियांग नियान ने अपनी जेब से एक सेल फोन निकाला और धीरे से कहा, मुख्यालय, जिससे सेल फोन उन्हें डायल करना पड़ा। कुछ ही समय बाद, सेल फोन की स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। जियांग नियान, क्या हो रहा है? स्क्रीन का बूढ़ा, गंजा दिग्गज हंसा। अंकल बाई, जियांग नियान ने उत्साह से कहा, मुझे अपने जेड क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली सेनानी मिला। पहली बार आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण करने के बाद उनकी मुट्ठी की ताकत 2000 किलोग्राम बढ़ गई। उसकी गति 58 मीटर सेकंड है और मध्यवर्ती योद्धा परीक्षा में उसकी प्रतिक्रिया गति परीक्षण उत्कृष्ट था। निश्चित रूप से वह एक राक्षस स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ओह, बूढ़े, गंजे वयोवृद्ध को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ये पहली बार था और इससे उसकी ताकत में 2000 किलोग्राम का सुधार हुआ। उसकी क्या उम्र है? आप जितने बड़े होंगे, आपके पालन पोषण के लायक उतना ही कम होगा। 18 साल पुराना, जियांग नियान ने उत्तर दिया। क्या, केवल 18 साल का? बूढ़ा, गंजा वयोवृद्ध अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, जल्दी करो और उसे यहाँ मुख्यालय में लाओ बच्चे। मैं तुरंत इस बच्चे के लिए एक परीक्षा का आयोजन करूंगा। ठीक है, मैं तुरंत मुख्यालय जाऊंगा। जियांग नियान ने फोन रख दिया और मुस्कुराते हुए लुओ फैंग की ओर मुड़ा। लुओ फैंग, अब मेरे साथ मुख्यालय चलो। हाँ, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, मैं भूत ब्लेड और हेक्सागोनल ढाल को हथियार कक्ष में वापस रख दूंगा। ठीक उसी समय जब लुओ फैंग ने बात की, जियांग नियान लुओ फैंग को खींच रहा था। कमरे की कौन परवाह करता है, बस इसे फर्श पर छोड़ दो। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। जैसा कि उन्होंने कहा था, जियांग नियान ने लुओ फैंग को खींच लिया और सीढ़ी की ओर बढ़ गया। उसी समय, जियांग नियान ने आदेश दिया, बूढ़े, मेरे पास शायद आज कोई समय नहीं होगा, इसलिए आज रात का पाठ रद्द कर दें। हाँ, प्रशिक्षक, अंकल ली ने सिर हिलाया, और ठीक उसी समय जब उन्होंने ऐसा कहा, जियांग नियान और लुओ फैंग अब उनकी दृष्टि के क्षेत्र में नहीं थे। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है,
तो कृपया हमें बताएं लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C5 एक लड़ाकू स्तर। हर कोई मेरे लिए खेती करने के लिए माउसफू को धन्यवाद देता है ताकि यह अतिरिक्त अध्याय सामने आ सके। इसके अलावा NYU का स्वागत सप्ताह 8/24 से शुरू होता है, इसलिए अनुवाद संभवतः प्रति सप्ताह एक अध्याय तक धीमा हो जाएगा। खंड 2 अध्याय 5 एक लड़ाकू का स्तर। प्रशिक्षक जियांग नियान ने अपने लड़ाकू विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए बिना टिकट खरीदे शहर के मुख्य भाग की ओर जाने वाली ट्रेन की सवारी की। जियांग नान शहर मुख्य खंड और आसपास के 8 खंडों से बना था। अनुभागों के बीच परिवहन का साधन ट्रेन है। जब कोई नियमित व्यक्ति ट्रेन की यात्रा करना चाहता है तो उसे 3 दिन पहले टिकट खरीदना पड़ता है। एक टिकट भी बेहद महंगा है और एक शहर से दूसरे शहर जाना कीमत के कारण अधिकांश लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। 200 मिलियन निवासियों में से अधिकांश जियांग नान शहर कभी नहीं छोड़ेंगे। गुना 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 जियांग नान शहर मुख्य खंड। जियांग नियान और लुओफेंग फुटपाथ पर साथ साथ चले। लुओफेंग मुख्य भाग और हमारे यांगझोउ के बीच कोई अंतर नोटिस करें। जियांग नियान मुस्कुराया और उसने चारों ओर इशारा किया। लुओफेंग ने चारों ओर देखा और अपना सिर हिलाया। वास्तव में नहीं, ये सिर्फ इतना है कि वहाँ अधिक लोग हैं, अधिक कारें हैं और वहाँ एक बड़ा फुटपाथ है। बाकी सब सामान्य है। दरअसल उनके वर्तमान स्थान के बारे में कुछ खास नहीं था। जियांग नियान मुस्कुराया। अभी कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन जल्द ही आप इसे देखेंगे। नमस्ते, जियांग नियान ने अपने सेल फोन का उत्तर दिया। जियांग नियान, तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? पुराना अनुभवी सेल फोन के डिस्प्ले पर दिखाई दिया। हम 10 मिनट के भीतर वहाँ पहुँच जाएंगे, जियांग नियान मुस्कुराया। ठीक है, मुझे यहाँ पहले से ही सभी मुख्य अधिकारी मिल गए हैं, इसलिए बाद में गड़बड़ न करें, बूढ़े गंजे अनुभवी ने याद दिलाया। मुख्य अधिकारी। जियांग नियान आश्चर्यचकित था। जैसे वे बातें कर रहे थे, लुओफेंग ने अपने सामने एक बड़ा क्षेत्र देखा। वहाँ एक सफेद चांदी की दीवार फैली हुई थी और एक विशाल, ऊंची, गहरे नीले रंग की गगनचुंबी इमारत थी। इस गगनचुंबी इमारत में 4 विशाल अक्षर थे जिन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता था। सीमाओं का डोजो, टीएल नोट, चीनी, जी किया हुई गुआ। ये डोजो ऑफ लिमिट्स का मुख्य मुख्यालय है। हमारा मुख्यालय जियांग नान शहर में है, जियांग नियान ने कहा। वहाँ निश्चित रूप से बहुत सारे सैनिक हैं। लुओफेंग ने गहरी सांस ली। डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय की दीवारों के बाहर असली बंदूकें चलाने वाले टन सैनिक थे। मुख्यालय ने आपको जो एहसास कराया वह पूरी तरह से हथियारों से लैस जानवर जैसा था और मुख्य द्वार पर सैनिकों की कतारें थीं जो 100 मीटर तक फैली हुई थीं। ये हमारी डोजो ऑफ लिमिट्स आर्मी है, जियांग नियान मुस्कुराए। इमारत के अंदर भी सुरक्षा कड़ी है। जाओ, प्रवेश करो, जियांग नियान लुओफेंग को मुख्य द्वार की ओर ले आया। उन्हें अंदर आने दो। चेहरे पर चोट के निशान वाले एक हथियारबंद व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया और सभी सैनिक एक कदम पीछे हट गए। पूरी प्रक्रिया में लुओफेंग की सांसें थम गईं। एक हथियारबंद व्यक्ति जियांग नियान की ओर देखते हुए मुस्कुराया। बूढ़े जियांग, तुम्हें यहाँ आए कुछ समय हो गया है। हमें बाद में साथ में थोड़ी शराब पीनी चाहिए। ठीक है, जियांग नियान मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर उसने लुओफेंग की ओर देखा। लुओफेंग, वह आपके वरिष्ठ हैं, चाचा लू को नमस्कार। अंकल लू, लुओफेंग ने जोर से अभिवादन किया। उसे महसूस हो रहा था कि यह एक हथियार वाला आदमी एक शक्तिशाली योद्धा है। बुरा नहीं है, बच्चे, एक हाथ वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम जल्दी में हैं, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। अंकल बाय वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। जियांग नियान तुरंत लुओफेंग को मुख्यालय के प्रांगण में ले आए, जो एक विशाल पार्क जैसा लग रहा था। हर जगह बहती नदियां, नकली पहाड़ और फूलों की क्यारियां थीं। और लुओफेंग को एहसास हुआ कि वह जिस भी व्यक्ति के पास से गुजरा वह विशेष था। जियांग नियान ने लुओफेंग के साथ चलते हुए आह भरी। वह अंकल लू अभी मेरे अच्छे दोस्तों में से एक हैं जो पुराने दिनों में मेरे साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। वह एक अच्छा दोस्त है जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया है। एक काले स्टील गोरिल्ला ने एक ही बार में उसका हाथ तोड़ दिया। लुओफेंग चुपचाप सुनता रहा। हमारे डोजो ऑफ लिमिट्स के लड़ाके बहुत एकजुट हैं। जियांग नियान ने गगनचुंबी इमारत की ओर इशारा किया। देखिए, वह इमारत जियांग नान शहर में डोजो ऑफ लिमिट्स के लड़ाकों का मुख्यालय है। वस्तुतः उस इमारत से निकलने वाला हर व्यक्ति एक लड़ाकू है। वस्तुतः हर एक। लुओफेंग हौंफने लगा। इमारत के शीशे से देखने पर पता चला कि अंदर लगभग 100 लोग थे। जियांग नान शहर में 200 मिलियन की आबादी है।
हमारे पास लड़ाकों की कमी कैसे हो सकती है? जियांग नियान ने हंसते हुए कहा, इस इमारत में पहली मंजिल पर लॉबी है जो बातचीत करने और खाने के लिए है। दूसरी से 9वीं मंजिलों का उपयोग योद्धा स्तर के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। 10वीं से 19वीं मंजिल सरदार स्तर के सेनानियों के लिए हैं और 20 और उससे अधिक उम्र वालों के लिए यहीं पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। लुओ फैंग ने थोड़ा भ्रमित होकर पूछा, प्रशिक्षक, सेनानियों को योद्धा और सरदार स्तरों में विभाजित किया गया है। लड़ाकों को मुख्य रूप से योद्धा स्तर, सरदार स्तर और अत्यंत दुर्लभ वारगॉड स्तर में विभाजित किया गया है। जियांग नियान ने धीरे से समझाया, ज्यादातर लोग योद्धा स्तर पर हैं। कई लड़ाके हमेशा योद्धा स्तर में ही बने रहते हैं और योद्धा स्तर को शुरुआती योद्धा, मध्यवर्ती योद्धा और विशिष्ट योद्धा में विभाजित किया गया है। अधिकांश लड़ाके जिन्होंने अभी अभी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे शुरुआती योद्धा स्तर के हैं। लुओ फैंग, अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप शायद एक मध्यवर्ती योद्धा हैं, जियांग नियान ने कहा। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि अपनी ताकत से वह अभी भी सेनानियों के निचले स्तर पर है। आप संभवतः गर्म हथियारों से योद्धा स्तर के सेनानियों को मार सकते हैं, लेकिन आप अधिकांश सरदार स्तर के लड़ाकों को गर्म हथियारों से नहीं मार सकते, जियांग नियान ने कहा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सरदार स्तर के लड़ाकू पर भारी मशीन गन से फायर करते हैं, तो वह केवल अपनी गति और प्रतिक्रिया गति का उपयोग करके आसानी से चकमा दे सकता है। सरदार स्तर के लड़ाकों को कुलीन माना जाता है। भले ही आपके पास अच्छी प्रतिभा है, फिर भी आप युवा हैं, इसलिए आप सिर्फ नौसिखिया हैं, जियांग नियान ने हंसते हुए कहा। लुओ फैंग केवल अपना माथा रगड़ सकता था। लुओ फैंग शक्तिशाली सेनानियों के बारे में बहुत कुछ जानता था। उदाहरण के लिए, वह योद्धा जिसने टेलीविजन पर काले मुकुट वाले सुनहरे बाज को आधा काट दिया था। यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ, वह शायद उसका एक बाल भी नहीं छू सका। जो सरदार स्तर से ऊपर हैं वे युद्ध देवता हैं, जियांग नियान ने प्रशंसा करते हुए कहा। वे वास्तव में शक्तिशाली योद्धा हैं। गोलियों की आंधी में हर कोई आसानी से चल सकता है। उनकी गति बिजली जितनी तेज है और उनकी प्रतिक्रिया गति उससे भी अधिक अविश्वसनीय है। उनका एक मुक्का या लात पूरे अपार्टमेंट को नष्ट कर सकता है। युद्ध देवता, यह एक वार गॉड है। लुओ फैंग ने सांस रोककर सुना। योद्धा, सरदार, वार गॉड। अपने वर्तमान स्तर के साथ, वह केवल एक मध्यवर्ती योद्धा है। हो सकता है कि अपने आध्यात्मिक बल का प्रयोग करने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाए और उसे सरदार स्तर पर पहुंचने का मौका मिल जाए। प्रशिक्षक, क्या वार गॉड से भी कोई उच्च स्तर है? लुओ फैंग ने पूछा। हाँ, जियांग नियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वार गॉड स्तर से ऊपर भी अस्तित्व हैं। उनमें से प्रत्येक के पास आकाश को चकनाचूर कर देने वाली, धरती को हिला देने वाली शक्ति है। ऐसे सेनानियों से सामना होने पर देशों को भी उनका सम्मान करना पड़ता है। हालांकि ऐसे लोग मुश्किल से ही होते हैं। यहाँ तक कि हमारे पूरे चीन देश में भी 2 या 3 लोग ऐसे हैं। लुओ फैंग स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि 5 देशों में से एक चीन में भी वार गॉड स्तर से ऊपर केवल 2 या 3 लोग ही थे। तो सेनानियों को आमतौर पर योद्धा, सरदार और युद्धदेव श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जियांग नियान ने समझाया, बेशक दुनिया आपकी ताकत को मापने के लिए आपकी मुट्ठी की ताकत, गति और प्रतिक्रिया की गति का उपयोग करती है। वे आपके युद्ध रिकॉर्ड का भी उपयोग करते हैं। लड़ाई रिकॉर्ड। लुओ फैंग भ्रमित था। हाँ, लुओ फैंग, आपके वर्तमान फिटनेस स्तर के साथ, आपको मध्यवर्ती योद्धा स्तर पर होना चाहिए। हालांकि एक लड़ाकू बनने के बाद, आप तकनीकी रूप से एक शुरुआती योद्धा हैं। पर्याप्त राक्षसों और शक्तिशाली राक्षसों को मारने के बाद ही आप एक मध्यवर्ती योद्धा के रूप में अर्हता प्राप्त कर पाएंगे, जियांग नियान ने आह भरी। चूंकि कुछ लोगों के पास बेहतर तकनीक है जबकि अन्य के पास बेहतर फिटनेस स्तर है। दूसरों के पास हर तरह की चालें हैं, इसलिए उनकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए युद्ध रिकॉर्ड ही एकमात्र मानक है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। हाँ, भले ही उनके शरीर की फिटनेस का स्तर बहुत अलग हो, कम फिटनेस स्तर वाला व्यक्ति अभी भी उच्च फिटनेस स्तर वाले व्यक्ति को मार सकता है। काम करते रहो और सरदार स्तर तक पहुंचो, तब आप हमारे यांगझोउ शहर का गौरव होंगे, जियांग नियान ने हंसते हुए कहा। भाई यान लुओ जो पिछली बार मुझे खोजने आए थे, एक सरदार स्तर के सेनानी हैं। ओह, लुओ फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, तो वह कितना मजबूत होगा? क्या उसकी तुलना किसी सरदार स्तर के सेनानी से की जा सकेगी? केवल समय बताएगा। अल्पविराम डॉट डॉट। जैसे ही लुओ फैंग और जियांग नियान ने बात की, वे जल्दी से एक 3 मंजिला विला में पहुंचे। इस विला ने भारी मात्रा में जगह ले ली। एक गंजा,
बूढ़ा व वृद्ध दूसरी मंजिल की बालकनी से चिल्लाया, जियांग नियान, जल्दी करो और ऊपर आओ। आओ, मेरे साथ ऊपर चलो। जियांग नियान लुओ फैंग लाया और जल्दी से विला में प्रवेश किया। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।